क्या कुछ कहेंगे? एक ऑडियो वायरल हो रहा है भाई, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोले हैं? भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई, हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंधा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई एक रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर कर, और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है जो लोग खामोश है। भाई, कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई, जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है, प्रक्रिया से ऐतराज़ नहीं, पर तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से, भाई संविधान निर्माता, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां लगी हुई थी, जिस तरीके से उसको सड़क पर फेंका गया, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री, जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं, भैया और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं, और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको वो कहते थे, उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई, ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में, अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने, तो आज मैं स्वयं मंत्री होता। पर मंत्री बनने का लालच ना मुझे है, ना मेरे परिवार में किसी को है, ना मेरे पिता को कभी रहा था। और आज जिस लालच में आप अपने भगवान का अनादर होते हुए आप देख रहे हैं, और यही तमाम बातें, और बल्कि आज आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है, और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? पासवान समाज ये देख रहा है, दलित समाज ये देख रहा है, और ख़ास तौर पर मेरे नेता, ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ दलित समाज, बल्कि हर जात में, हर धर्म में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हर कोई ये देख रहा है। भाई, मुझे तो पिछले 3 दिन से यही ना फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए भाई, आप ही लोगों के वीडियो पे, और इन लोगों के वीडियो पे भी पढ़ लीजिए। जो ट्वीट ये लोग कर रहे हैं, या जो बातें पशुपति कुमार पारस जी और बाकी उनके जो सांसद लोग कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, उसी से ही जनता की नब्ज आपको पता चल जाएगी। बिहार में 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है एमएलसी का, क्या लगता है? भाई, 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मैं अपनी सीटों के बारे में कहूँगा, एक तरफ जहाँ मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी ये चुनाव जीतेंगे, जिस तरीके से जन समर्थन, जो जनप्रतिनिधि इसमें मतदाता होते हैं, उनका रुझान, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी की सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ देखने को मिल रहा है, वहीं इस बात की मैं निंदा भी करूंगा कि जिस तरीके से मेरे एक प्रत्याशी जो कि कोसी जोन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, छतरी यादव उनको कहा जाता है, गंगा सागर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गंगा सागर उर्फ छतरी यादव जी, जो कि सहरसा मधेपुरा से जो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से जानलेवा हमला कल रात उनके ऊपर किया गया,
आप अगर तस्वीरें देखेंगे, गाड़ी स्कॉर्पियो जिस तरीके से, उनकी जो भी गाड़ी थी वो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, रात में उनको होश नहीं आया है, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भाई राजनीति में आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, एक दूसरे का मौखिक आप विरोध कीजिए, पर इतना डर कि उनके ऊपर आप जानलेवा हमला करा दें, इतना डर कि आप व्यक्ति को आप समाप्त ही कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार की जनता ये देख रही है भैया कि हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक किस तरीके से, भाई चिराग पासवान का कसूर आज की तारीख में क्या बताए ना, कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की मैं लड़ाई लड़, खोए हुए स्वाभिमान गौरव की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा कसूर बस इतना ही है ना। और इस कसूर का परिणाम, इस कसूर के लिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को तोड़ते हैं आप, मेरी पार्टी को तोड़ते हैं आप, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देते हैं आप, मेरे पिता की तस्वीरों के ऊपर आप उसको रौंदते हुए चले जाते हैं, मेरे पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर आप जानलेवा हमला कर देते हैं। भाई इतना डर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से क्यों? बहरहाल जहां मैं एक तरफ मैं निंदा करता हूं इस घटना की, वहीं दूसरी तरफ मैं आश्वस्त हूं कि न सिर्फ छतरी यादव बल्कि तमाम 6 प्रत्याशी जो हम लोग के चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जीत भी सुनिश्चित है। चिराग जी, जिस लहजे में आप ऑडियो में बोल रहे थे, क्या ये संकेत था कि आप तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देंगे? भाई जनप्रतिनिधि जो स्वयं एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत है? क्या मुझे उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत है? जागरूक मतदाता हैं वो खुद एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे उन्हें ना कुछ बताने की जरूरत है। मैं उनके साथ उस ऑडियो में या आज आप सबके माध्यम से मैं सिर्फ उनके साथ अपने दुख, अपनी वेदना को साझा कर रहा था। उनसे मैं ये बात कह रहा था कि क्या ये जायज़ है कि रामविलास पासवान की तस्वीरों को जूते चप्पल पहन के रौंदा जाए? क्या ये उचित है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके आधार पर आज देश चल रहा है, भारत की संसद चलती है, उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाए? क्या ये बातें उचित हैं? उनसे सिर्फ यही बातचीत कर रहा था, किसी को ये बताना कि आप किसको जाकर अपना मत दें नहीं दें। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में ना बिहार की आम जनता को और खास तौर पर इन जनप्रतिनिधियों को जो कि स्वयं बहुत जागरूक ये है। चीजें निकलकर सामने आने लगी आरोप है। लगाया, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत महापुरुषों का अपमान करवाया है। भाई देखिए, उनको बोलिए कि उचित नहीं है इस तरीके से बयानबाजी करना। भाई अभी आप बहुत छोटे हैं उम्र में, आपको जानकारी नहीं है महापुरुषों का अपमान कितना बड़ा अपराध है। भाई जिन्होंने देश को बनाने में, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दी, उनके अपमान पर एक तो आप खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ आप इसको षड्यंत्र की आप बात करते हैं। भाई बिहार देख रहा है, गलती आप कर चुके हैं, इस तरीके के बयानबाजी से अपना भविष्य 2024 में 2 साल बचे हैं, सही वक्त क्या लगता है आ गया है आपके लिए कि आप एक बड़ा फैसला ले? राजनीतिक जो परिस्थितियां आपके साथ चल रही, भाई यकीनन रमन, जब सही वक्त आता तो मैं फैसला ले चुका होता। सही वक्त आएगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उचित फैसला गठबंधन को लेकर, मुझे लगता है संभवतः आप सवाल पूछ रहे हैं, तो गठबंधन को लेकर मैंने देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दी, उनके अपमान पर एक तो आप खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ आप इसको षड्यंत्र की आप बात करते हैं। भाई बिहार देख रहा है, गलती आप कर चुके हैं, इस तरीके के बयानबाजी से अपना भविष्य 2024 में 2 साल बचे हैं, सही वक्त क्या लगता है आ गया है आपके लिए कि आप एक बड़ा फैसला ले? राजनीतिक जो परिस्थितियां आपके साथ चल रही, भाई यकीनन रमन, जब सही वक्त आता तो मैं फैसला ले चुका होता। सही वक्त आएगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उचित फैसला गठबंधन को लेकर, मुझे लगता है संभवतः आप सवाल पूछ रहे हैं, तो गठबंधन को लेकर मैंने हमेशा इस बात को कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड क्लियरली मैंने बोला है, स्पष्ट तरीके से मैंने कहा है कि जब भी चुनाव आएंगे उस वक्त गठबंधन का स्वरूप तय किया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। अगर मध्यावधि चुनाव की कल घोषणा होती है, मैं आपको गठबंधन के स्वरूप की मैं घोषणा कर दूंगा। जब भी घोषणा होगी, जब भी अधिसूचना आएगी, इसकी जानकारी दी जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम है तारकिशोर जी, उन्होंने योगी मॉडल को बिहार में लागू करने। भाई योगी मॉडल तो ठीक है, अभी कौन सा मॉडल चल रहा है पहले ये बताया ना। मतलब आप खुश तो नहीं है इस मॉडल से? कौन सा मॉडल चल रहा है अभी? योगी मॉडल
अच्छी बात है भैया, आप लाएं योगी मॉडल, बढ़िया मॉडल है उनका, अपराध पे कम से कम नियंत्रण तो पाए हैं। पर अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? आपराधिक मॉडल चल रहा है, भ्रष्टाचारी मॉडल चल रहा है, कौन सा मॉडल चल रहा है? पहले इस बात की भैया, विकल्प की तलाश आप तब करते हैं ना जब मौजूदा परिस्थिति से आप संतुष्ट नहीं होते। डिप्टी सीएम है आप, तो इसका मतलब आप अपने सीएम के मॉडल से तो कम आप संतुष्ट नहीं है। ये इन्होंने तारकिशोर जी ने मॉडल से बीजेपी से नाराजगी है, दिख रही है, बीजेपी से नाराजगी है। बोचा में उपचुनाव हुई है, श्याम रजक से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे इस पर? भाई आपने, मुझे लगता है श्याम रजक जी से भी आपने बातचीत की होगी। तमाम तार को एक साथ जोड़ देना, भाई मेरे पिताजी के पुराने साथियों में से रहे हैं, शुभ चिंतकों में से रहे हैं। क्या संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातें करे? क्या हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालने जरूरी हैं? कि अगर श्याम रजक अगर आए हैं तो इसका मतलब बोचा चुनाव से ही इसको, इस तार को जोड़कर देखा जाए? या अगर मैं तेजस्वी जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अगर ट्वीट किया है तो इसका मतलब ये है कि भैया जहाँ जहाँ पर मेरे प्रत्याशी खड़े नहीं हैं तो वहाँ पर उनकी पार्टी को मदद की जाए। हर बात के राजनीतिक मायने निकालना मुझे नहीं लगता उचित है। मेरे आदरणीय श्याम रजक जी से पुराने व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, मेरे परिवार के संबंध रहे हैं, कई बार उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकातें होती रही हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है, ये जब भविष्य सामने आएगा जरूर।